नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम हाजिर हैं आपका टैक्स बचाने के लिए। आज का शो खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी और आपके परिवार की, सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं बल्कि आपके सेहत, स्वास्थ्य और टैक्स प्लानिंग की। सभी कुछ है आज हमारे एजेंडे में। इलाज पर इनकम टैक्स में किस तरह की और कितनी छूट मिलती है, साथ ही बात होगी टैक्स प्लानिंग की। लेकिन आज बच्चों के लिए टैक्स प्लानिंग नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए बच्चे करेंगे टैक्स प्लानिंग। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम बचाएंगे आपका टैक्स और आपके लिए करेंगे टैक्स की प्लानिंग भी, जिसमें मेरा साथ देंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट और आपके चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो हम लखोटिया जी से पूछने वाले हैं ढेर सारे सवाल जिससे आपको हो सके फायदा, आपका टैक्स बच सके। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज किन टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDB के बीच में क्या है अंतर, कैसे ये आपको दिलाते हैं फायदे, सुझाएंगे दर्शकों की मेडिक्लेम और मेडिकल रीइंबर्समेंट से जुड़ी उलझन और बताएंगे कि क्या माता पिता के नाम पर निवेश कर बच्चे छूट का फायदा ले सकते हैं या नहीं। साथ में शामिल हैं आपके भी ढेरों सवाल, लेकिन सबसे पहले इलाज और डॉक्टर का खर्च आजकल काफी महंगा हो गया है, इसीलिए बहुत जरूरी है जानना कि आपको सरकार इनसे जुड़े खर्चों पर किस तरह की छूट या रियायत दे रही है। इसीलिए आप समझिए हमारे साथ 3 सेक्शन। तो लखोटिया जी, 3 सेक्शन जो कि बात करते हैं आपके हेल्थ की, वो है सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB। इनके बीच में फर्क क्या है? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनकम टैक्स का सेक्शन 80D। जी हाँ, 80D है आपके डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मेडिकल प्रीमियम जो देते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी का, उसके लिए छूट आपको प्राप्त होती है आयकर की धारा 80D के तहत। और इस साल तो बजट में फायदा हो गया 80D में बड़ा गहरा। लाखों लोग भारत में इसका लाभ ज्यादा ले पाएंगे क्योंकि अब डिडक्शन हो गया 25,000 रुपए। और अगर आपके पेरेंट्स वगैरह के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए पेमेंट अगर कर रहे हैं आप मेडिक्लेम पॉलिसी का, तो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा फायदा 30,000 रुपए तक उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेकर छूट ले सकते हैं। पर अगर आपके पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन हैं, वेरी वेरी सीनियर सिटीजन, 80 साल उम्र पार कर गए, उनके लिए भी छूट। पर आप कहेंगे वो तो मेडिक्लेम पॉलिसी, उनकी पिताजी 80 साल के हैं, उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं हो सकती। पर चिंता न करें, अगर आपके माता पिता 80 साल या उससे ज्यादा है, मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं हो सकती, उनको छूट मिल जाएगी 30,000 रुपए तक मेडिकल के खर्चे करने के लिए। और एक और बात, इस जो लिमिट हमने बतलाई उसी के अंदर शामिल है 5,000 रुपए हेल्थ चेकअप के लिए। अगला इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 80DD, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर डिपेंडेंट्स। ये छूट बड़ी अच्छी है, ये आपको मिलेगी 75,000 रुपए तक। और सीवियर डिसेबिलिटी है तो छूट मिल जाएगी 1,25,000 रुपए तक। पर ध्यान इस बात का रखिएगा, अगर ये क्लेम करे तो क्या इनकम टैक्स रूल्स में देख लेना कि क्या जो बीमारी आप कह रहे हैं या तकलीफ डिसेबिलिटी बतला रहे हैं, क्या वो इसमें इंक्लूड है या नहीं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 80DDB। जी हाँ, 80DDB बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओनली सर्टन स्पेसिफाइड डिजीजेज। जो बीमारियां लिखी हुई है इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 11DD उसके अंतर्गत है तो आपको छूट मिलेगी। और ये छूट मिलेगी या डिडक्शन मिलेगा 40,000 रुपए तक का। पर अगर सीनियर सिटीजन है आप या है आपके डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन तो छूट मिल जाएगी 60,000 रुपए तक। और सुपर सीनियर सिटीजन है जो आपके डिपेंडेंट भी है तो ये छूट मिल जाएगी 80,000 रुपए तक। पर इसके लिए ज्यादा ध्यान ये रखना है, ये अमाउंट केवल क्लेम कर लो मिल जाएगी छूट, ऐसा नहीं है, एक्चुअल खर्चा होना चाहिए। और इससे जुड़े, इसी टॉपिक से जुड़े कई सवाल भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, इसलिए हमने चुना इस टॉपिक को कि समझते हैं लखोटिया जी के साथ कि आप अपनी सेहत के साथ साथ टैक्स प्लानिंग कैसे करें। चंडीगढ़ से सुशांत मोहन का सवाल शामिल करूंगी। सुशांत सरकारी कर्मचारी हैं, सेक्शन 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर मिलने वाली 5,000 की छूट के बारे में समझना चाहते हैं। सुशांत ये जानना चाहते हैं कि इस छूट के लिए क्या उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी या फिर वो किसी भी लैब में जाकर चेकअप करवा सकते हैं,
साथ ही सुशांत ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी माँ जो कि उन पर डिपेंडेंट है, क्या वो उनके हेल्थ चेकअप पर भी छूट क्लेम कर सकते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये 5,000 अलग से नहीं है। जो लिमिट है जैसे 25,000 है या 30,000 है, उसी लिमिट में सब लिमिट है हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए। अब सवाल ये उठता है, हेल्थ चेकअप में क्या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए? कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। अब ये भी आता है सवाल, हेल्थ चेकअप किसे बोलेंगे? सिंपल बात समझिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पता करिए, हमको हेल्थ चेकअप के प्लान्स बतलाइए। आपको अलग अलग प्लान बतलाएंगे, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, जो भी बतलाएंगे। पर अगर आप सोचे मैं हॉस्पिटल चले जाऊं, केवल ब्लड टेस्ट करा लूं, साल में 2-3 बार करा लेता हूं, उसका क्लेम कर लूं, पर्सनली मैं फील करता हूं सरकार का ये नियत नहीं है, ये इच्छा नहीं है कि ऐसे छोटे मोटे खर्चे आप क्लेम कर लें। इसलिए नॉर्मल हेल्थ चेकअप लीजिए, हेल्थ चेकअप का पैकेज लीजिए, तब आपको ये छूट मिलेगी। कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी नहीं है। और साथ ही में सुशांत पूछ रहे थे कि इनकी माताजी जो कि इन पर डिपेंडेंट है, क्या उनके लिए भी वो इस तरह की छूट क्लेम कर सकते हैं? भूल जाओ, क्या भूल जाऊं? भूल जाओ कि माताजी डिपेंडेंट है या नहीं है। बात हम कर रहे हैं केवल 80D की, मेडिक्लेम पॉलिसी की। हमारी माताजी के लिए वो डिपेंडेंट है या नहीं है? अगर है तो, और नहीं है तो दोनों स्टेज में ही छूट मिलेगी। इसलिए 80D की जब बात हो तो आप भूल जाएं कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट कहलाएगी नहीं कहलाएगी, कोई मतलब नहीं। अगला सवाल है सेक्शन 80DD पर, और ये पूछ रहे हैं राम प्रवेश जी, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी को जन्म से ही पोलियो है तो क्या उसके इलाज पर हुए खर्च के लिए छूट लेने के लिए मेडिकल बिल या फिर कोई प्रूफ जमा करना जरूरी होगा? कोई भी आयकर की धारा 80DD का बेनिफिट लेना हो तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पर इस बजट में एक अच्छा प्रावधान आ गया। पहले नियम था केवल सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट मान्य होगा, अब ऐसा नहीं है। इस साल से लाइफ इजी हो जाएगी हमारे टैक्स पेयर्स के लिए। पर पहले ये देखो, क्या जो बीमारी है घर में अपने किसके सिस्टर या ब्रदर जिसके भी हो, उसको क्या ये बीमारी आयकर कानून के अंतर्गत 80DD के अंतर्गत क्या ये विशिष्ट बीमारी में लिखी हुई है या नहीं है? क्या ये डिसेबिलिटी कहलाती है या नहीं है? इसके लिए बेहतर होगा आप इनकम टैक्स रूल्स डिटेल्स में देखें, और जो बीमारी हमारे घर में है और या प्रॉब्लम है वो देखें और पाएं कि क्या वो डिसेबिलिटी के कंडीशन में फुलफिल करती है या नहीं करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम समझने वाले हैं मेडिक्लेम और मेडिकल रीइंबर्समेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे इनका फायदा आपको मिलता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आज हम खास चर्चा कर रहे हैं आपकी सेहत और आपकी टैक्स प्लानिंग की। अक्सर हम सभी मेडिक्लेम और मेडिकल रीइंबर्समेंट को एक ही समझ लेते हैं, एक ही सांस में इनकी चर्चा कर लेते हैं, बिना ये साफ तौर पर समझे हुए कि ये दोनों अलग हैं, अलग तरह की आपको छूट देते हैं, अलग तरह के इनके टैक्स के फायदे आपको मिल सकते हैं। तो यही आज समझते हैं लखोटिया जी से। लखोटिया जी, मेडिक्लेम और मेडिकल रीइंबर्समेंट बहुत अलग हैं दोनों, कैसे फायदे दिलाते हैं? देखिए, जो बेचारा टैक्स पेयर है वो तो समझता है मेडिकल बीमारी के लिए खर्चे, पैसे मिल गए, टैक्स क्या होगा बतलाओ। पर इनकम टैक्स में दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। मेडिक्लेम वर्सेस मेडिकल रीइंबर्समेंट। मेडिक्लेम का मतलब हुआ जो हमने मेडिकल क्लेम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अर्थात हमने बीमारी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी जनरल भाषा में, वो ले ली। और कोई कारण से साल भर में हमारे परिवार के वो सदस्य जिनका नाम उस पॉलिसी में लिखा हुआ है वो बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, टैक्स ट्रीटमेंट कराना पड़ा या उनका ऑपरेशन करना पड़ा। ऐसा करने पर उन्होंने पैसे खर्च कर दिए हॉस्पिटल में। उसके बाद अपना क्लेम भेजा इंश्योरेंस कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी ने उनके पैसे दे दिए। इसे बोलते हैं मेडिक्लेम मिलना। मेडिक्लेम हमने किया मेडिकल के लिए खर्चा, पैसे हमको मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, इस पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स एकदम नहीं है, चाहे हजारों रुपए हो चाहे लाखों रुपए हो। हमने पॉलिसी ली, खर्चे किए, पैसे मिल गए, नो प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट है हमारा मेडिकल रीइंबर्समेंट। जो पहले पॉइंट था मेडिक्लेम, वो सभी वर्ग के करदाताओं के लिए एक समान है, कोई फर्क नहीं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे बिजनेसमैन हो, प्रोपराइटर हो, सैलरी एम्प्लॉय, कोई भी हो, रिटायर्ड आदमी हो।
पर अब बात करते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट की। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल रीइंबर्समेंट इसका मतलब हुआ हमने कोई खर्चे किए और हमारे एम्प्लॉयर ने हमको रीइंबर्स किया। देखिए ना, ये तो बड़ा क्लियर ही है, एम्प्लॉयर के अलावा और तो कोई रीइंबर्स करेगा नहीं। हाँ, कई बार सोच लेते हैं, पत्नी सोचेगी मेरे पति ने मुझे मेडिकल के पैसे दे दिए, मेरे लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट है। नहीं, वो आपका घरेलू मामला है। जहां तक आज चर्चा कर रहे हैं, मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब हमारे एम्प्लॉयर जहां हम नौकरी करते हैं वहां हमको पैसे खर्च करने पे मिल गए हमारे मेडिकल के लिए। साल भर में टोटल 15,000 रुपए तक अगर आपको रीइंबर्समेंट मिलता है उस पे टैक्स नहीं है। और इसी प्रकार हॉस्पिटल में तो अनलिमिटेड अमाउंट खर्च करें और कंपनी पेमेंट करे, उसमें प्रॉब्लम नहीं। पर मेडिकल रीइंबर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर टोटल 15,000 रुपए। पर हाँ, एक और बात बता दें हमारे दर्शकों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई कंपनियां इतने कागजीबाजी झंझट नहीं चाहती, वो मेडिकल अलाउंस दे देती है कि भाई आप एम्प्लॉय हो, आपको साल भर में 15,000 रुपए तक खर्च करना और आपको ले लो मेडिकल अलाउंस। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं लेना है मेडिकल अलाउंस। अगर आपने मेडिकल अलाउंस ले लिया, सारे बिल प्रूफ सब हैं, तो भी उस पे टैक्स लग जाएगा। ऐसा है नियम आज तक का। इसलिए हमेशा रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ही लेवें। और अब दूर करते हैं टिया कपूर जी की परेशानी। कपूर साहब पेंशनर हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कपूर साहब को रीइंबर्समेंट के तौर पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिले हैं। ऐसे में कपूर साहब इलाज पर हुए खर्च पर टैक्स छूट के बारे में समझना चाहते हैं। कपूर साहब 3 लाख रुपए खर्च किए, वो तो करने पड़ेंगे ही, पत्नी के लिए ही तो कर रहे हैं। अब आइए सवाल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपने क्लेम किया अपने एम्प्लॉयर के पास, उसने 1.5 लाख तक आपको सैंक्शन कर दिया। 1.5 लाख रुपए जो मिल गए आपको, उस पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में खर्चा हुआ आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया। बाकी 1.5 लाख एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, पर आपकी पॉकेट से तो निकल गए पैसे, उसके लिए कोई अलग से छूट नहीं है। ओके, सो कपूर जी, आपके लिए तो उतनी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन धीरज जी का अगला सवाल। धीरज अरोड़ा उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं और इन्हें कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। इन्हें अपने और परिवार के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट जरूर मिलता है, जिसके लिए इन्हें डॉक्टर और अस्पताल के कागजात जमा करने होते हैं। पेमेंट सरकारी नियमों के तहत होता है, ना कि बिल के हिसाब से। ऐसे में धीरज जी जानना चाहते हैं कि मेडिकल रीइंबर्समेंट पर टैक्स लगेगा या ये पूरी तरह से टैक्स मुक्त है। बड़ी खुशी की बात है कि इनको मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल रहा है। इसलिए 15,000 रुपए तक साल का अगर प्राप्त हो तो 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद है आपके फायदे की बात। हम समझने वाले हैं, बच्चे अगर माता पिता या अपने दादा दादी के नाम पर निवेश करते हैं तो क्या उन्हें टैक्स छूट का फायदा मिलता है या नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स और निवेश के देते हैं आपको कुछ नए तरीके के टिप्स, ऐसे टिप्स जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ टैक्स की बचत भी कर सके। पेरेंट्स हमेशा ही बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उन्हें छूट भी मिलती है, लेकिन लखोटिया जी से जरा इस सवाल को उल्टा करके पूछते हैं। लखोटिया जी, अगर बच्चे चाहें कि वो अपने माता पिता के लिए या अपने दादा दादी के लिए, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या बच्चों को भी मिल सकती है छूट? बच्चों से हमारा मतलब है अडल्ट बच्चे। मेरे ख्याल से लोग बाग आजकल स्वार्थी हो गए, तराजू से तोलते हैं। मैं करूं पिताजी आपके लिए और दूसरे तराजू में पिताजी आप करो मेरे लिए। दोस्तों बतला दें, जहां तक डिडक्शन की बात है, अगर बच्चे अपने माँ बाप के लिए खर्च करें अलग अलग आइटम्स के हेड में, तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल 80C की छूट जो मिलती है इंश्योरेंस, पीएफ, पीपीएफ, एनएससी आदि के ऊपर, अगर बच्चे इस राशि को इन्वेस्ट करें अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए, तो बच्चों को छूट नहीं मिलेगी। उनको छूट मिलेगी केवल अपने बच्चों के लिए निवेश करने पे। परंतु एक ध्यान रखिएगा, ये छूट तो नहीं मिली, 80C की नहीं मिली, पर 80D की छूट मिलेगी। चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो, जस्ट माँ बाप हो, मिलेगी। पर दादा दादी पे कोई छूट नहीं मिलेगी। अब आ जाइए 80D की छूट। जो छूट है, हमारी बीमारियां हो जाती है, विशेष तौर से डिसेबिलिटी की तकलीफ हो गई,
तो वो भी मिलेगी केवल माता पिता के लिए। और इसी तरह 80DD-B की छूट विशेष बीमारियां हो तो भी मिलेगी, पर केवल माता पिता के लिए। और उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन? बहुत इंपॉर्टेंट, दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन यू, चाहे होलली या मेनली डिपेंडेंट आपके ऊपर हो तो मिलेगी छूट, नहीं तो नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर माता पिता अपने पास पैसे उनके पास काफी हैं या गिफ्ट से आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे, ऐसे में आपको छूट नहीं मिलेगी। और अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शशांक मित्तल जी सऊदी अरब में काम करते हैं, एनआरआई हैं। शशांक 6-7 लाख रुपए बचत करते हैं और भारत में निवेश करना चाहते हैं। इनके माता पिता इन पर डिपेंडेंट हैं। शशांक के पिताजी वरिष्ठ नागरिक हैं। शशांक पिता के नाम से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं ताकि माता पिता को निश्चित आय का स्रोत मिल जाए। अब शशांक जानना चाहते हैं कि अगर वो अपने पिता के नाम से 5 से 6 लाख रुपए निवेश करते हैं तो क्या उन पर या पिता पर टैक्स की कोई लायबिलिटी बनेगी? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर वो टीडीएस कैसे बचा सकते हैं? साथ ही शशांक टैक्स गुरु से निवेश के कुछ और अन्य विकल्प के बारे में भी समझना चाहते हैं, अपने माता पिता को फोकस में रख के। शशांक, एक चीज ध्यान रख लो भैया, पैसे भेज रहे हैं, पिताजी के नाम में निवेश करना है, टैक्स बचत रहे, फायदा रहे, पर एक बात ध्यान रखो, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम प्लान है इन्वेस्ट करने का पिताजी के लिए, और सोचते हैं कि मैं चेक काट के सऊदी अरेबिया से पिताजी के नाम में भेज दूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश केवल सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो कैसे करें फिर? कोई चिंता मत करो, आप पिताजी के नाम में वहां से भेजो पेमेंट, रेमिटेंस, वो पिताजी के नाम में जाएगा उनके बैंक अकाउंट में, और वहां से फिर निवेश करो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में डायरेक्टली पिताजी के नाम में। कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आइए, 6-7 लाख रुपए आपने निवेश कर लिए, साल का ब्याज होगा करीब 50-1,000 रुपए, 50-55 हजार रुपए साल का ब्याज आएगा। आप चाहते हैं पिताजी की कोई इनकम नहीं है, इस पे टीडीएस नहीं कटे, रिफंड लेने की समस्या नहीं आए, कोई तकलीफ नहीं, बड़ा सिंपल है। पिताजी को कहिए फॉर्म नंबर 15H भर के बैंक को दे दें। ये देने से बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, वो भी इसलिए कि हमारी इनकम इस वर्ष की, हमारी मतलब पिताजी की इनकम इस वर्ष बिलो दी एग्जम्पशन लिमिट है, तो चिंता बिल्कुल नहीं। और अब दूर कीजिए ऋचा अग्रवाल जी की उलझन ये है कि ये सरकारी नौकरी में है और कंपनी के नियम के मुताबिक अगर माता पिता की इनकम मिलाकर 3,500 रुपए महीना से ज्यादा नहीं है तो महिला कर्मचारी उन्हें डिपेंडेंट बता नहीं सकती। और अब ऋचा जी ने अपने पिता की इनकम का ब्यौरा दिया है। ऋचा के पिता पिछले 2-3 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं, मां हाउसवाइफ है, पिता को किराए से 3,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। ऋचा के दोनों भाई एनआरआई हैं और माता पिता को डॉलर में पैसे भेजते हैं जिन्हें इनके पिता अपने नाम से बैंक एफडी में निवेश करते हैं, लेकिन एफडी का ब्याज और जो इनको सालाना किराया 3,000 का मिलता है, दोनों को मिलाकर पिता की इनकम छूट की सीमा से कम ही बनती है। ऐसे में ऋचा जानना चाहती हैं क्या वो अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट बता सकती हैं या नहीं? एग्जम्पशन लिमिट से तो कम है इनकम पेरेंट्स की, पर दुर्भाग्य ये है कि पिताजी के पास दोनों हाथों में फॉरेन से डॉलर आ रहे हैं अपने बच्चों से। ऐसे में ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट मेनली और होलली ऑन यू, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। डीए कुलकर्णी जी अपने इनकम से माता पिता के नाम से फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी पेंशन से इनकम होती है लेकिन कुल इनकम छूट की सीमा से कम है। ऐसे में कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं कि वो माता पिता के नाम पर कैसे निवेश करें ताकि टैक्स की देनदारी बहुत कम बने या ना बने। बहुत कम क्यों बने, हम चेष्टा तो ये करते हैं कि बिल्कुल ही नहीं बने, और वो बड़ा सिंपल है। माता पिताजी की एज क्या है, 60 है या 80 है? अगर 60 है तो 3 लाख रुपए तक बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा आपके माता पिता को, इसलिए उनके नाम में एफडी करवाना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मूला, इजी टू ऑपरेट, आप पैसे उनके अकाउंट में डाल दीजिए एज गिफ्ट। उसके बाद पिताजी स्वयं जाके बैंक में अपने नाम में ही एफडी करा लेंगे। टोटल इनकम 3 लाख से कम होगी साल भर में सीनियर सिटीजन की, या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए तक हो सालाना, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए शुक्रिया लखोटिया जी।
टैक्स बचाने के लिए और आपको सही तरीके से टैक्स भरने की सलाह देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, हमें SMS के जरिए भेजिए। टीजी लिखकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप इसे भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे और आपको देंगे टैक्स प्लानिंग के कुछ और नए और कारगर टिप्स। तब तक के लिए नमस्कार।